ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। करते हैं स्टार्ट। तो पिछले क्लासेस में हमने डिटर्मिनेंट में एडजॉइन पढ़ा था, हाँ है ना? यस सर। वेरी गुड। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पहले मैं डिटर्मिनेंट का कुछ और आपको बताऊंगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर आगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइन का थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टी, और डिटर्मिनेंट की जो जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है उन सब बारे में हम आज क्लास में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट क्लास में मैंने एडजॉइन इंट्रोड्यूस करा दिया था, लेकिन उसके पहले फिर भी एक बार डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। आई थिंक बेसिक फंडामेंटल आता है आपको, फिर भी एक बार तो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 2 1 2 3 2 0 1, कोई भी रैंडम मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट डिनोट करते इस तरह से, है ना? ये उसका क्या होता है डिटर्मिनेंट, ये एक सिंगल वैल्यू देगा हमें, है ना? इसको ओपन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सिंगल वैल्यू देगा। तो ये जो है जनरली, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलेगा, मतलब ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, 2x2 का कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर बेसिक वो देखना चाहें तो जैसे मान लो कोई 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक मिनट रुक जाओ, 2 3 4 1 सीख लो एक बार, जिनको नहीं पता एक बार। तो ये मान लो अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सही बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 करो, 3 into 4 करो, बीच में साइन लग जाएगा माइनस का, दोनों डायगोनल एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में, तो 2x2 को डिटरमिनेंट को ओपन करने का ये तरीका होता है। ये आंसर आ जाएगा 2 - 12 दैट इज -10, जो भी आंसर आएगा तो ये कोई ना कोई क्या देगा, वैल्यू देगा। इसी तरह से अगर मुझे इसका, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट है, तो कैसे निकाली जाएगी, इसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, किसी भी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और होती है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो डिटरमिनेंट के वैल्यू, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे अगर मान लो रो 1 के अबाउट मुझे एक्सपेंड करना, तो A11 का एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 का एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 का एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, तो ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट निकालने का। अगर रो 1 के अबाउट निकाल रहा हूं तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। आप किसी भी कॉलम के अबाउट भी निकाल सकते हैं, किसी और रो के अबाउट भी निकाल सकते हो, आंसर हर बार क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा। तो ये डिटरमिनेंट की खासियत होती है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट अपन वैल्यू निकालें, आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे यहाँ पे रो 1 के अबाउट फॉर्मूला क्या बनेगा, एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके कोफैक्टर के साथ, एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके कोफैक्टर के साथ। अच्छा, कल आपको एक चीज और बताई थी, माइनर कोफैक्टर का CIJ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, MIJ के बराबर होगा, या तो प्लस या तो माइनस, वो डिपेंड करेगा -1 की पावर I प्लस J। ये जो I और J है, इसका सम अगर इवन है तो MIJ CIJ आपस में बराबर होंगे, इनका सम अगर ऑड है तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो C11 की अगर मैं बात करूं तो 1 + 1 कितना होगा, 2, तो सम इवन है, तो C11 M11 के बराबर होगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। अब C12 कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो 1 + 2 3 है, हाँ 1 + 2 3 है, तो ऑड है सम, तो ये माइनस टाइम्स M12 आएगा, और ये हो जाएगा A13 इंटू M13। अच्छा, बाकी लोग, जो लोग फर्स्ट टाइम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, फिर पहले आइडिया नहीं है, तो प्लीज अगर कोई डाउट आता तो पूछ लेता। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जिसकी वैल्यू कितनी 1 है, इंटू उसका माइनर। अब उसका माइनर निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका माइनर निकालना है तो उसके 1 1 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दोगे तो बच्चे हुए जो 4 एलिमेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 0 1, ये M11 आ जाएगा। फिर माइनस A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो कि 0 है, मल्टीप्लाई में उसका माइनर अगेन निकालना है, तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप छिपा दोगे तो बच्चे हुए जो एलिमेंट है वो माइनर के अंदर आ जाएंगे, राइट? और थर्ड A3 तो 2 इंटू M13 का माइनर, तो 13 का माइनर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर छिपा देंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपा दोगे तो बच्चे हुए एलिमेंट उसका माइनर दे देंगे। 1 2 ये बात समझ में आई? अब इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका बताया था, 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन,
है ना। Yes, जीरो में sir. आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो फिर जीरो आएगा आंसर, फिर भी बस वैल्यू रखने के लिए 2 इंटू 0 माइनस 4। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 0 माइनस का 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -6. -6। तो बेसिकली क्या निकाला, इस डिटरमिनेंट की अपन ने वैल्यू निकाली। इस डिटरमिनेंट की हमने क्या निकाली वैल्यू, A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13। यहाँ पे ये क्या है, C कैपिटल C को फैक्टर, स्मॉल m क्या है माइनर, आपको कल बताया था मैंने। Yes, sir. आई जे जो होता है उसको बोलते हैं को फैक्टर, और एम आई जे जो होता है उसको हम बोलते क्या, Minor. माइनर। सी आई जे मतलब को फैक्टर, एम आई जे मतलब माइनर्स। और माइनर कैसे निकालना है, किसी का भी माइनर अगर निकालना हो, जैसे M12 निकालना तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा दो, M13 निकालना तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपा दो, जो बचे हुए एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू उसका माइनर आ जाएगा। अच्छा, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज और द कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो कुछ आ रही है, मान लो के आ रही है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, इस पूरे का क्या ले लूं, ट्रांसपोज, और फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल, मतलब पूरे रोज और कॉलम को अगर आपस में बदल भी दें, A1 B1 C1 कर दें, A2 B2 C2 कर दें, A3 B3 C3 कर दें, तो अभी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। Same. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। क्या, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, Same. क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रख लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जल्दी बोलो। Yes, sir. सबको क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 1 एकदम ध्यान रखना, कोई भी डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि रोज और कॉलम 3 बार रोज या 3 बार कॉलम से बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? Yes, sir. सारी रोज को सारी कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम। ये पहली प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि द डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के वर्ड ओपन करो, आंसर क्या आएगा, सेम। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी P0 बोल दो इसको, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same when expanded about any row or any column, about any row or any column। ठीक है, तो Yes, sir. अच्छा, अब इसमें याद करने का तरीका क्या, साइन कन्वेंशन कैसा रहता है, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहला एलिमेंट उनका उसका माइनर, दूसरा एलिमेंट उसका माइनर, तीसरा एलिमेंट उसका माइनर। इसको साइन कन्वेंशन कैसे याद करा गया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता है। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई है डिटरमिनेंट 1 2 3 0 1 2 2 0 3, अगर मान लो मुझे कॉलम रो 2 के अबाउट एक्सपांड करना है, एक्सपांड अबाउट रो 2, डिटरमिनेंट की वैल्यू रो 2 के अबाउट एक्सपांड अगर करनी है, मान लो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ रो 2 लेना पड़ेगा। तो रो 2 में साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखो ध्यान से कैसे याद करना है। हाँ, पहले तो देखो ये कॉर्नर वाला हमेशा प्लस रहेगा, प्लस के अलावा जो नीचे अल्टरनेट चलेगा माइनस, फिर माइनस के बाद अगला प्लस आएगा, फिर के बाद अगला क्या आ जाएगा, वापस माइनस आएगा, इस तरह से अल्टरनेट चलते हैं। अब रो 2 के एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे पास, 0 है 1 है और 2 है, तो 0 का साइन नेगेटिव है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, 1 का साइन पॉजिटिव ही है और 2 का साइन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, अब 0 के साथ 0 का माइनर, 1 के साथ 1 का माइनर, 2 के साथ 2 का माइनर। क्लियर है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या, 0 प्लस 1 माइनस 2। अब 0 के साथ माइनर, तो 0 कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको अगर Yes, छिपा sir. देंगे तो बची हुई जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगी। सर वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, फिर भी लिख के देखो, पता है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 2 में क्या हो जाएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छिपा देना, 1 3 2 0, सॉरी 1 2 3 3, और लास्ट वाले में इसको और इसको छिपा दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 1 2 2 2 2 0। 0. अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। आप जो भी आंसर निकालोगे, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर एक्सपांड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, जनरली कैलकुलेशन के टाइम हम ये चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ, निकालो इसकी वैल्यू। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो।
44। ठीक है, बाकी लोग भी निकालो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। सर 34 आ रहा है। 34 आ रहा है, ठीक। 34 नहीं है, वापिस चेक करो। हाँ 34 सर 44 आ रहा है क्या? 44, हाँ। चलो देखो, आपने कौन सी रो के अबाउट एक्सपेंड किया? सर ये कॉलम सर 3, थर्ड आ रहा है, ठीक है। कॉलम 3 के। वेरी गुड। कॉलम 3 का देखो यहाँ पे इस कॉलम थर्ड में 2 जीरो दिख रहे हैं, यस सर। है ना? Yes, आप sir. किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड करो, किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, आंसर सेम आएगा। जिधर थोड़े ज्यादा जीरो उसके अबाउट एक्सपेंड करो तो कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान। अब इसका साइन कन्वेंशन अगर देखना तो साइन कन्वेंशन क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना? मुझे सिर्फ इससे Yes, मतलब sir. है, ठीक है। तो अगर इसके अबाउट एक्सपेंड कर देंगे मतलब 1 के साथ उसका माइनर आएगा, तो 1 के साथ रो और कॉलम को छिपा देंगे तो ये बची हुई एलिमेंट उसके माइनर में आ जाएगी, है ना? तो बचे हुए Yes, तो दोनों sir. जीरो हो जाएंगे, बोलो, यस है सर। ना? अभी क्या, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, 6 टू 12, 4 इंटू माइनस 8 माइनस का 32, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Yes, sir. आंसर 44. कितना आ जाएगा, 44। आप किसी और रो के अबाउट भी एक्सपांड करते तो भी आंसर यही आता। क्लियर है? यस सर। थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए जीरो वाले के अपन एक्सपांड कर देते तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है। तो ये हो गया आपका पहले डिटर्मिनेंट, कैसे ओपन करते हैं आपको मैंने बता दिया। पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपस में बराबर होंगे, किसी भी रो कॉलम के बाद एक्सपांड करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी डिटर्मिनेंट में, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, किसी डिटर्मिनेंट में अगर मान लो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही, मान लो कुछ के, ओके कांस्टेंट के मान लिया फॉर एग्जांपल। अगर मैं कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करता हूं तो जो नई वैल्यू आएगी वो उसका साइन बदलेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। जैसे मान लो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो एक बार अगर आपने कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी। इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के। क्या आ जाएगा, माइनस के। तो एक बार अगर इंटरचेंज किया तो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, वापस दूसरी बार किया तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। किसी दो रो को अगर आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस बाय साइन। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक गलती ये मत कर देना, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज मत कर देना। मैंने क्या बोला, एनी टू रो या फिर टू कॉलम, दो कॉलम आपस में या फिर दो रो अगर आपस में इंटरचेंज अगर एक बार होती है तो वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाती है, फिर वापस होगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वापस करोगे तो माइनस माइनस आ जाएगा। मतलब अगर एक बार कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज करता है फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता है तो वैल्यू साइन के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, if any two row of the determinant are identical or proportional the value of the determinant is zero। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, फॉर एग्जांपल 2 6 3 4 8 7 2 6 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डिटरमिनेंट है, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा है दो रो आइडेंटिकल दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. रो 1 और रो 3 आपस में क्या है, बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, जीरो। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है अभी आगे समझाऊंगा मैं, इसकी प्रॉपर्टी क्यों ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आगे अपन देखेंगे इसका प्रूफ। लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखना, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो प्रोपोर्शनल है या फिर अगर आइडेंटिकल है, आंसर क्या आएगा, जीरो। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है? 0. Yes, sir. Yes sir. इसका आंसर जीरो। सर जीरो। यहाँ पे भी क्या है, रो 1 और रो 3 कोई भी प्रोपोर्शनल है। सर कोई भी नोट लेनी है। हाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी दो रो आपस में, कोई भी दो कॉलम आपस में। तो रो 1 अपन रो 3 का रेशियो देखो आपस में इक्वल आ रहा है 1/2 1/2 और 1/2, है ना? 1/2 1/2 1/2 प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है तो अगेन आंसर कितना आएगा, जीरो। आंसर कितना आएगा, जीरो। क्लियर है? Yes. Yes. यस सर। सर ये कॉलम्स के लिए नहीं होता? कॉलम के लिए भी होता है ना, लिखा तो है यहाँ पे, रो कॉलम किसी के लिए भी। क्लियर है? सर। हाँ
अब अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मान लो मैं किसी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिटरमिनेंट के केस में याद रखना सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो किसी एक रो के अबाउट निकालते हैं, तो रो के अबाउट जब निकालोगे तो k टाइम्स एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर k से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। हाँ, और कॉमन भी अगर आपको एलिमेंट लेना है डिटरमिनेंट से, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही आप कॉमन लोगे। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे मान लो कोई मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो कोई डिटरमिनेंट है। अब मान लो इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो आप बता सकते हो रो 1 में से क्या कॉमन आ सकता है? सर 5, सर रो 1 में से 5, रो 2 से 4, और रो 3 से 3, 3। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या सबसे कॉमन निकालना नहीं, रो में एक ही करके कॉमन निकालना है। तो यहाँ से 5 कॉमन निकालो तो 1 3 4, 1 3 6 और 1 3 1 3 9 9। तो क्या इसका आंसर बता सकते हो? सर 0 क्यों? 3 कॉमन ले लेंगे फिर से तो 1 1 आ जाएगा। कॉमन भी लेने की जगह इनका रेशियो प्रोपोर्शन है, कॉलम दोनों कॉलम का रेशियो का 1/3 1/3 1/3, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। मैट्रिक्स में सारे कमेंट, जैसे अगर मान लो मैट्रिक्स होता, कोई मान लो मैट्रिक्स है A 2 7 8 9, मैं बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A, तो 3A में क्या होता है, सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. मैट्रिक्स के केस में ध्यान रखना, अगर 3 से मल्टीप्लाई करना सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे। यहीं पे बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A, तो सर एक ही कॉलम या एक कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई तो बच्चा हुआ सेम ऐसा कैसा रहे, अगर 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A करता तो। क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहां से एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है वो मैं बताना जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, जो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको मैंने बताया भी था, आपको एडजॉइन में भी बहुत काम आती थी। ठीक है, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स था ए कोई मैट्रिक्स था, उस पूरे ए को प्रॉपर्ली लिख लेता हूं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ए मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ठीक है? उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप मान लो कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे बताओ ये k कितनी रो में मल्टीप्लाई होगा? सारी की सारी n रो में मल्टीप्लाई होगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. मैट्रिक्स के केस में ये k सारी की सारी n रो में मल्टीप्लाई होगा। अब वो मल्टीप्लाई होने के बाद अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई होने के बाद अगर इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, अब देखो k अंदर हर रो में चला गया, यस k तो सारी n की n रो में चला गया। अब मान लो इस k को मुझे कॉमन निकालना है, डिटरमिनेंट से कॉमन निकालना है, डिटरमिनेंट में से k को अगर बाहर निकालना है तो डिटरमिनेंट से बाहर k की पावर है। हाँ, हर रो में से एक बार निकलेगा, तो रो 1 में से k निकलेगा, फिर रो 2 में से, रो 3 में से, रो 3 n में से, तो k कितनी बार बाहर निकलेगा? n टाइम। एक तो ही k की बार पावर n। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिटरमिनेंट के अंदर से अगर k कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, वहां पे जहां पे n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बात समझ में? यस सर। Yes, sir. किसी कांस्टेंट को अगर डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 0 कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर एक्सपांड करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज आर सेम। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस बाय साइन। मतलब अगर आंसर 5 था तो -5 हो जाएगा, 10 था तो -10 हो जाएगा।
प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है या फिर प्रोपोर्शनल है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। जीरो जीरो। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, दो रो का बोल रहा हूं तो कॉलम भी अपने आप काउंट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बोली कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लाई करना तो सारी रो मल्टीप्लाई नहीं होगी, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट के केस। और कॉमन भी निकालना है तो अगर मैट्रिक्स k टाइम्स a का होल डिटरमिनेंट में से k बाहर निकालना तो k की पावर n बन के बाहर आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस नेक्स्ट सर। प्रॉपर्टी ब्रेकेज वाली, कि कभी कभी क्या होता है इस तरह सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार काम आएगी। क्या कि अगर मान लो किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम इस तरह सम के टर्म्स में गिवन, तो आप वहां पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ये a1 को अलग कर लो, b1 को अलग कर लो, c1 को अलग कर लो, बची हुई टर्म्स ऐसी की ऐसी, A2 B2 B2 और प्लस में x y z Y बची हुई, हाँ वेरी गुड, बची हुई टर्म ऐसी की ऐसी। क्या ये बात समझ में आई? yes तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक बार में एक ही बार टूटेगा। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे अगर कुछ और होता UVW तो उसको आप नहीं तोड़ सकते, एक बार में एक ही रो ब्रेक होगी। जैसे मान लो आपको फर्स्ट रो को ब्रेक करना तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, फिर आगे करना तो फिर अगली स्टेप में ब्रेक होगा। लेकिन अगर मान लो कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम इस तरह से सम में टूटा तो उसको इस तरह से सम में आप तोड़ सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टाइप से जानी जाती है, कि कोई भी रो को अगर मैं इस तरह से इंटरचेंज चेंज करूं, RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स RJ, K is some scalar, RI changes to RI plus K RJ। अगर कोई भी एक रो को या फिर कोई भी एक कॉलम को आप इस ऑपरेशन की तरह लगा के अगर चेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंजेस, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। आ रही बात समझ में? यस सर एक बार दोबारा समझा दो इसे। समझा रहा हूँ। ध्यान से देखना। मान लो इसके डिटरमिनेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू आ जाएगी, है ना? मान लो K आ रही, फॉर एग्जांपल अभी के लिए कुछ मान लेते, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो रो 1 में एलिमेंट थोड़े से क्या लार्ज है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग सकता है, तो रो 1 के एलिमेंट को थोड़ा स्मॉलर बनाने के लिए अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं, देखो RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स RJ। अब यहाँ पे RI है तो यहाँ पे RI रहेगा, तो R1 को अगर मैं रो 1 को ये ऑपरेशन लगा के चेंज कर दूं R1, अब देखो ये नंबर किसके आसपास है, क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये नंबर आ जाए 8 में, किसके आसपास है ये सब नंबर? 8 4 2, हाँ 9, वेरी गुड। 8 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, तो ये 9 के मल्टीपल के आसपास है। तो RI चेंजेस टू, समझ में आ रहा है? R1 को मुझे चेंज करना है R1 माइनस 9 टाइम्स R2, तो K मैंने क्या ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया -9, K मैंने क्या ले लिया -9। तो ये इस तरह के ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अभी जो आंसर आ रहा है ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है? अब देखो अपन ने किसको चेंज किया, रो 1 को चेंज किया, तो रो 2 ऐसी कैसी रहेगी, बस रो 1 चेंज हो जाएगी। रो 1 कैसे चेंज होगी, R1 माइनस 9 R2, तो 70 माइनस 9 8 72, तो कितना हो जाएगा -2, -2, 35 माइनस 36 माइनस का 1, 21 माइनस 18 प्लस का 3। अब देखो कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी इस ऑपरेशन से, लेकिन अभी भी आंसर क्या आएगा, जो पहले था वो कभी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब इस तरह के रो या इस तरह के कॉलम ऑपरेशन लगाने पे कॉलम में क्या हो जाएगा, CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ,
यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे के टाइम्स के सम स्केल है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। इस तरह के कॉलम या इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार बोल। ये सर माइनस, हाँ ये कब यूज करेंगे, जनरली जब हम हायर डिजिट देते हैं, कैलकुलेशन आसान करनी पड़े तब यूज करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है, या इसका रीजन भी बहुत आसान है। माइनस, हाँ बोलो क्या हुआ सर माइनस कैसे है, -2 -1। ये मैंने ऑपरेशन लगाया ना R1 चेंज, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 9R2, मतलब रो 1 को मैंने चेंज कर दिया। रो 1 में एलिमेंट क्या कहते हैं, 70 35 21, ये रो 1 के एलिमेंट है ना। यस सर। तो रो 1 को मैंने कैसे चेंज कर दिया, रो 1 माइनस 9R2, अब 9 टाइम्स R2 कितना होगा, इस R2 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 36 और 18। अब मैंने R1 को कैसे, R1 माइनस 9R2 मतलब R1 माइनस 9R2 मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है ना। यस सर। सब्सट्रैक्ट करोगे तो -2 -3 आ जाएगा। क्लियर है सर लेकिन फॉर्मूले में तो पॉजिटिव साइन दिया था ना, प्लस के आरजे। यस यस स्केलर है ना, तो के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले में पास लिखा है, लेकिन के सम स्केलर, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, के को आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो। क्लियर है, ठीक है सर। सर एक बार प्रॉपर्टी 5 क्लियर कर दो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फॉर्मूले का क्या कर दूं सर प्रॉपर्टी 5, हाँ वो बताता हूँ, एक मिनट पहले ये इसमें डाउट हो तो पहले क्लियर करो। नो सर सर के की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हाँ के की वैल्यू कैसे पता चलेगी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉजिक क्या लगाया कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये इसके 9 के मल्टीपल के आसपास है, जैसे 9 या ये 9 तो लॉजिकली आपको क्वेश्चन को देख के देखना पड़ेगा कि किसके मल्टीपल के आसपास, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना अपना पता चलेगा। जैसे यहाँ पे हम देखा कोई 9 के मल्टीपल के आसपास है, तो हमने क्या करा, R1 को चेंज कर दिया R2 की मदद से, R2 में 9 मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके सर। प्रॉपर्टी नंबर 5 में ब्रेक करना है, अगर इस तरह से एडिशन में दिए हो किसी रो में एलिमेंट्स, तो आप किसी भी रो के अबाउट इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करना है, एक डिटरमिनेंट में A1 B1 C1 ले लिया, प्लस दूसरे में XYZ ले लिया। ये करने से क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन और डिटरमिनेंट सॉल्व होने में काम आएगा। अभी क्वेश्चन करूंगा, आ रही बात समझ में। देखो डाउट है पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डिटरमिनेंट दिया, बोला इसकी प्रूव करो, इसकी वैल्यू a क्यूब आएगी। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू a क्यूब आएगी, ये प्रूव करो। तो कैसे करें, क्या कोई ऐसा ऑपरेशन दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, सर रो को तोड़ दे, एक मिनट। सर वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि प्लस वाला अलग करके एक रो के अलोंग, एक सेकेंड ना, सर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। एक प्रॉपर्टी और मुझे बतानी, पहले वो बता दो। देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में पहला इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स RJ। क्लियर है, तो इसके ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, किसी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी, है ना। यस सर। अभी बताया था, अगर किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करोगे तो मान लो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 थी, तो बाद में कितनी आ जाएगी, -5, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और ऑपरेशन जनरली बहुत बार किसी क्वेश्चन में प्रूविंग में यूज होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, तीनों रो को ऐड करके लिख देते हैं। जैसे R1 को अगर चेंज करना तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी आप लगा सकते हो, इससे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये अलग से ध्यान रख लेना, कोई भी रो को तीनों रो के एडिशन के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, इसके डिटरमिनेंट में वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये रो के लिए लिखा तो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर है, यस सर। अब जैसे इसको प्रूव करना है, अब यहाँ पे एडिशन का अगर आप देखोगे तो इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी है, तो एक बार में तो एक ही अप्लाई होगा। अगर उसको ब्रेक करके लिखना भी है तो एक बार में तो एक ही कॉलम टूटेगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें से और क्या चीजें कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से।
अगर मान लो इसके अबाउट ब्रेक कर दिया, कॉलम 2 के अबाउट मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ए आएगा, 2a आएगा, 3a, ए ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें से कुछ कॉमन आएगा? यस सर। ए ए ए मैं निकाल लो। इसमें से भी कुछ कॉमन दिख रहा है? ए यस सर। ए 2 बार ए कॉमन आ सकते हैं? यस ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बचा, इस पूरे की वैल्यू ए होगी सर। क्या खेल है? ठीक है। अब क्या करें? सर एक और कॉलम ले, वो एक और कॉमन ले लें। कहाँ से कॉमन लोगे? नहीं ना, आप या तो ब्रेक करोगे फिर कॉमन आएगा, दूसरा क्या तरीका है? ब्रेक करके सर वो 1 और माइनस कर दो सर। जो ब्रेक करा तो एक और वो है ना डिटरमिनेंट। ना आपने अच्छा हाँ तो हाँ, फिर यहाँ दूसरे डिटरमिनेंट में बी वाली लाइन भी तो लिखनी है। हाँ वेरी गुड। यस सर। बी वाली लाइन क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ से भी आप भले कॉमन निकाल लेना, फिर ए और बी, लेकिन आप इसको क्या करोगे और क्या तरीका दूसरा तोड़ने का? इसे सिंप्लीफाई करें ताकि ए क्यूब आ जाए। बताओ, बोलो। सर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन नहीं ले सकते इस आगे वाले में? नहीं नहीं नहीं, नहीं थर्ड ये वाले में नहीं। ठीक है, या तो अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो एक और तरीका, दूसरा तरीका देखो। यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे 2a दिया हुआ है, यहाँ पे 3a दिया हुआ है, ध्यान से देखो, है ना? यहाँ 2a, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3a। तो हम कोशिश करते हैं इसको 0 बनाने की। इन दोनों को क्या बनाए? 0। अगर इन दोनों को थोड़ा 0 बना दिया फिर एक्सपांड करने में आसानी होगी, है ना? यस तो इस a की मदद से इन दोनों को 0 बनाया जा सकता है। कौन सा ऑपरेशन? ये वाला, ri चेंजेस टू ri प्लस के आर जे, आर प्लस के आर जे। इस रो ऑपरेशन की मदद से इन दोनों को 0 बनाऊंगा। देखो ध्यान से, अब मुझे रो 2 को अगर मान लो चेंज करना है तो रो 2 2a में से क्या माइनस करे ताकि आंसर 0 आ जाए? 2a में से 2a माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे a है, रो 1 में क्या है? a, तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से अगर माइनस कर दे तो ये 0 बन जाएगा। यस ठीक है। इसके साथ साथ रो 3 का भी ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो R3 को भी चेंज कर देते हैं। R3 में से, R3 में क्या 3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर सकते हैं। माइनस का 3r1 यस सर। है ना? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो एक बार में 2 लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए। ऐसा मत करना कि एक ही बार में तीनों रो को चेंज कर दो, उससे आंसर गलत है। जब भी रो ऑपरेशन लगा रहा हो कम से कम एक रो को तो वो सेम ही रखना। अब यहाँ पे अपन ने कौन कौन सी रो बदल रहे हैं? रो 1 और हाँ तो रो आप एक बार में 2 रो बदल सकते हो, तो लेकिन एक रो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो रो 1 मेरी आइडेंटिटी वैसी है, रो 1 में तो ऐसा कैसे रहेगा? इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। नो सर। रो 1 वैसी की वैसी रहेगी, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, इसको कोई छेड़ा नहीं अपन। अब देखो रो 2 बताओ क्या हो जाएगा? R2 माइनस 2r1, R2 माइनस 2r1, तो R2 में से 2r1 माइनस, तो 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा? 0 0 और 3a प्लस 2b माइनस ट्वाइस ऑफ r1, ए प्लस बी। हाँ देखा, 3a प्लस 2b में से ट्वाइस ऑफ r1 मतलब ट्वाइस ऑफ a प्लस b माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। यस सर। वेरी गुड। अब ये लास्ट वाला भी 2a प्लस R2 माइनस 2r1, 2a प्लस b। तो R2 2a मतलब
4a प्लस 3b प्लस 2c R2 है माइनस 2R1, तो 2a माइनस 2a हो जाएगा 2a प्लस बी, और 3b माइनस 2a प्लस b और 2c 2c कट जाएगा, तो 2a प्लस b आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो ये रो 2 को मैंने चेंज कर दिया, क्या समझ में आया? यस सर। रो 3 को चेंज करके बताओ। R3 माइनस अगेन 3R1, 0, R3 माइनस 3, तो 3a माइनस 3a 0, 3a 3, 3a 6a प्लस 3b माइनस 3 टाइम्स R1 7a है ना, a प्लस 3b, अब ये इस माइनस 7a प्लस 3b। 7a प्लस 3b। ओके चलो आप जो बोल रहे हो मैं लिख लेता हूँ, 7a प्लस 3b। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो इससे फायदा क्या हुआ, मेरे पास 2 जीरो क्रिएट हो गए, 2 जीरो क्या क्रिएट। अब मैं डायरेक्टली अगर मान लो रो 1 के अबाउट भी एक्सपांड करूंगा तो a टाइम्स दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, उसको अपन को देखना पड़ेगा फिर अपना कैलकुलेशन क्या रहा। देखो अगर कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपांड करते हैं फाइनली लास्ट स्टेप में, तो कॉलम 1 के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो a इंटू उसका डिटरमिनेंट सॉरी उसका माइनर है ना, a का माइनर क्या हो जाएगा, इसको इसको छिपा दोगे तो दिस इनटू दिस, तो a टाइम्स माइनस 3a टाइम्स 2a प्लस b। वेरी गुड। अब पूरे में से a भी कॉमन आ जाएगा तो a कॉमन आएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 7a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 3b। यस सर। 3b कैंसिल, 7a माइनस 6 a बचेगा, a स्क्वायर इनटू a कितना आ जाएगा, a क्यूब। a क्यूब। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो हमने क्या किया, जानबूझ के 2 जीरो क्रिएट कर दिए। और 2 जीरो कैसे क्रिएट किए, बहुत अच्छा लॉजिक था, ध्यान रखना। R1 a की मदद से 2a और 3a क्रिएट कर दिया और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि a की मदद से 2a और 3a क्रिएट करना आसान है। a में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a क्रिएट हो जाएगा, a में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a क्रिएट हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। आ रहा है? ठीक है, अच्छा कुछ स्टैंडर्ड होते हैं अगेन यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छे हैं जो अब याद रख लेना इसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बार काम आएंगे। आप मेन एडवांस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोई स्टैंडर्ड है, जैसे 1 1 1 हो फिर a b c हो और उन्हीं का स्क्वायर नीचे लिखा हो, ये जनरलाइज है। अब a b c की जगह कुछ और भी आ जाए, x y z आ जाए, फिर कुछ और भी आ जाए, तो ये हमेशा याद रखो। बोलो ठीक है, इसका प्रूविंग भी बहुत आसान है। एनसीईआरटी में आई थिंक क्वेश्चन इसके दिए होंगे, इस बार आपके सिलेबस में मतलब डिलीट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये काम आता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 1 1 है, अब देखो ध्यान से, तो रो 1 में 3 1 है। यस। अगर इसको मुझे जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है तो बताओ क्या तरीका होगा। इस 1 को जीरो बनाना, इस 1 की मदद तीनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल थोड़ी कर देंगे। इस 1 को कौन सा सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर देंगे, सेकंड कॉलम को चेंज कर दोगे, C2 माइनस 1 टाइम्स C1। यस सर। थर्ड कॉलम में भी ये कर देंगे, थर्ड कॉलम C3 माइनस C1। यस सर। इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट हो जाएंगे, है ना? यस सर। और फिर आप अगर आप ओपन करोगे इसके अबाउट तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीका तो आपको याद ही है, लेकिन इस a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, इसको याद रखना। दूसरा अगर यहाँ पे a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इस तरह से आ जाए तो a माइनस बी, बी माइनस सी ऐसा कैसे रहेगा, a b प्लस बी सी प्लस सी ए भी आ जाएगा। क्लियर है? याद रख पाओगे? याद रखो तो रख लेना। और एक ये भी है जी सर, ये भी बहुत स्टैंडर्ड दिखता है, ए बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में सब सी ए बी लिखा हो, पहले ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, तो इसका भी एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको भी आप अच्छे से प्रूव करना आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या तरीका अपनाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे देखो एबीसी दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, बोलो यस सर। तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, B प्लस, यहाँ पे मैं वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ ताकि टर्म्स कॉमन बन जाए। इसको प्रूव करने का तरीका सिखा रहा हूँ।
इसको प्रूव करने का तरीका, इसको एक्सपांड करने पे ये प्रूव करने का तरीका सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन लगाया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीनों रो को आपस में ऐड कर दो। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। तो ये वाला रो ऑपरेशन अगर आप लगा दोगे तो ये बन जाएगा। देखो ध्यान से, इन तीनों को ऐड करोगे a प्लस बी प्लस, इन तीनों को ऐड करोगे a प्लस बी प्लस, इन तीनों को ऐड करोगे a प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या फायदा क्या हुआ, 3 कॉमन टर्म बन गई। इस पूरे को कॉमन निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। कॉमन जैसे निकालोगे यहाँ पे बनेगा 1 1 1 BCA CAB। अब जैसे 3 1 दिखे, ये चीज हमेशा आप दिमाग में बिठा लेना, जैसे 3 1 दिखे, एक 1 की मदद से बचे हुए दोनों को क्या बना दो, 0। वही तरीका, 0 को चेंज कर दोगे C2 माइनस C1 और C3 को चेंज कर देना C3 माइनस C1। क्लियर है? जैसे 2 0 बने फिर एक्सपांड, फिर क्या कर देना, रो 1 के अबाउट एक्सपांड कर। जैसे ये 2 0 क्रिएट होंगे, रो 1 के अबाउट एक्सपांड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3 1 दिए हो तो एक 1 की मदद से बचे हुए 2 को क्या बनाना, 0। चाहे 3 1 ऐसे दिए हो या फिर ऐसे दिए हो, तो एक 1 की मदद से बचे हुए 2 को क्या बनाना, 0। क्या बात, ये ऑपरेशन हमेशा काम आता है। जैसे बचे हुए 2 0 बन जाए, उसको फिर एक्सपांड कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? सर एक बार बता दो कैसे करना चाहिए। कुछ नहीं करना ना, यही तो ऑपरेशन लगाना, C2 माइनस C1। ओके सर। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे 3 1 थे, ठीक है? तो इस 1 को 0 बनाने का तरीका और इस 1 को 0 बनाने का तरीका कुछ भी नहीं है। C2 में से C1 माइनस करो माइनस, चलो C1 ऐसा कैसा रहेगा, C1 में कोई चेंज नहीं होगा। C2 माइनस C1, C2 में से C1 माइनस करो माइनस, क्या आएगा बताओ, बोलो। इस C2 में 0 b माइनस है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इस कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया, C3 में से C1 माइनस करो। C माइनस 0 c माइनस है, c स्क्वायर माइनस a 0 C माइनस है, C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको 2 0 दिख रहे हैं, रो 1 के ऊपर एक्सपांड कर दोगे? यस सर। एक्सपांड करोगे तो इसको छिपा दोगे। ओपन कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसमें वेक्टर कॉमन निकाल लेना। सर आइडेंटिटी लगा सकते हैं? हाँ आइडेंटिटी लगा देना, ए वही लगाएंगे ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना। क्लियर है? अब कॉमन निकाल लेना, प्रूव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कर लोगे? अब तो कर लोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। सेम काम यहाँ पे किया मैंने। सबसे पहले रो 1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। रो 1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों रो को अगर आपस में ऐड कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, a प्लस, तो रो 1 चेंज हो गई। अब पूरे में से a प्लस बी प्लस सी क्या निकाल लिया, कॉमन, तो यहाँ पे 3 1 क्रिएट हो गए। जैसे 3 1 क्रिएट होता है, हमेशा एक ही स्टेप होती है, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाओ। अब इस कॉलम को 0 बनाना है, कॉलम 1 की मदद से, तो कॉलम 2 को कैसे चेंज करोगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 1 को कैसे चेंज, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। वापिस ये ऑपरेशन जब लगाओगे तो यहाँ पे कॉलम 1 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये कॉलम चेंज हो जाएगा। यस सर, रो 1 के अलोंग फिर एक्सपेंड कर लेंगे। हाँ, वापिस से फिर रो 1 के बाद एक्सपांड करोगे, ये प्रूव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो इनको यस सर। तरीका तो आपको बता दिया, अगर याद रख सको तो याद रखना, नहीं तो तरीका तो याद रख लेना। क्लियर है? यस देखो सर। बच्चों, आपके सिलेबस में ये हट गया इस साल, ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैंने बनाया है, ये बताइए हट गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर भी कैलकुलेशन में यूज हो जाता है, इसलिए पूरा समझा रहा हूँ। किसी और चैप्टर में कहीं ना कहीं बीच में, एडवांस में तो खैर आएगा ही सही, एडवांस से नहीं हटा है, लेकिन मेंस में भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे ये जो ऑपरेशन है
ये दो ऑपरेशन याद रखना है आपको। RI चेंजेस टू RI प्लस KRJ, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। और ये हम क्यों लगाते हैं? ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान होता है। सर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिर्फ R1 वाली रो में ही कर सकते हैं? किसी में भी कर लो। ओके सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आप किसी भी रो में कर सकते हो। इसको 1 और 2 ही रहने। सेम चीज कॉलम में भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? यस सर। तो इन दो रो ऑपरेशन, दो कॉलम ऑपरेशन का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। ये था आपका डिटर्मिनेंट, और इसमें ये था माइनर और ये था कोफैक्टर। क्या यहां तक समझ में आया? Yes. यस Yes, sir. यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की जो हमको पढ़नी है। एक सेकेंड, मैं कुछ पेज ऐड कर दूं, फिर हम पढ़ते हैं। जो कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी, मैंने लास्ट क्लास में फिर बताई थी एडजॉइन पढ़ाते टाइम। अगर मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लिख भी लेना, बहुत काम की है, लिखते भी रहना साथ में से। Okay, sir. पहली प्रॉपर्टी कि कोई मैट्रिक्स से मान लो A, दूसरा मैट्रिक्स से B, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। दो मैट्रिक्स का क्या करा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है ना? Yes, sir. उस पूरे का अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूं, तो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अगर है तो आप इसको ऐसे तरह से लिखते हो, मतलब प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग अलग कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने ही हो, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। A इंटू B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। यस सर प्रोडक्ट में दो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट में चाहे 2 बार प्रोडक्ट में हो, 3 में, उस पूरे पे डिटरमिनेंट है, तब उसको अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर सीरीज में भी जरूरी है B इंटू A? क्या? B और A का मैट्रिक्स का सर मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा? हाँ, ये तो वैल्यू देगा ना। डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू होती है ना। आप A को B के साथ मल्टीप्लाई करो, B को एक, डिटरमिनेंट थोड़ी फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है। डिटरमिनेंट में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। दो, ये तो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन A इंटू B करो, B इंटू A करो, आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। सर लेफ्ट साइड, कहाँ पे? लेफ्ट साइड सर वो मैट्रिक्स में A इंटू B है ना सर, B इंटू A होगा। तो अगर मान लो B इंटू A का डिटरमिनेंट, तो क्या नहीं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट B into determinant of A. determinant of B into determinant of A. क्लियर है? कुछ इसमें अंतर थोड़ी है ना? यस यस Yes. मैंने मैट्रिक्स में कहा था, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी का जरूरी नहीं BA के बराबर हो। मैट्रिक्स का कैसे? डिटरमिनेंट की वैल्यू बता रहे। सिंपल यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। AB और BA से सवाल नहीं, यहाँ पे बस ये है कि अगर प्रोडक्ट में मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? Yes. यस सर जैसे मान लो पूछे भाई A क्यूब का डिटरमिनेंट निकालो, तो आपको A दिया हो ना, अगर तो A क्यूब का पूछा तो A क्यूब निकालना मत, आप क्या करना, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल कर उसका होल क्यूब करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है? तो कितनी भी हायर पावर पूछे, अगर पावर n का पूछा है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n भी कर सकते हो, तो n आपकी पावर बाहर भी आ सकती है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes. यस Yes, sir. Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताई थी कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम। क्लियर है? Yes. यस सर। अगली प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने पढ़ी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको कहा था याद रखना ही है हमेशा। फोर्थ, ए मान लो n क्रॉस n है अगर, तो k टाइम्स a डिटरमिनेंट, तो k कैसे बाहर आएगा? k की पावर n। a की पावर n बन के बाहर आएगा, ये याद रखना है। फिफ्थ में सर एक वो पढ़ा था ना a प्लस बी प्लस सी, तो हम b प्लस सी को अलग कर सकते हैं। हाँ, वो तो पहले बता दिया ना।
यहाँ पे एक इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, आगे भी पढ़ूंगा लेकिन अभी के लिए याद रखो। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला और उसके डिटरमिनेंट अगर पूछा है तो इसका आंसर आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी इनवर्स मैट्रिक्स, अभी अगला इनवर्स पढ़ेंगे तब आप वापिस समझ में आ जाए। किसी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालना तो कितना आ जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? बस अभी फिलहाल के लिए इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, अगर कुछ और आगे आएगी तो फिर बता दूंगा, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? यस एडिशन में अलग अलग मत कर देना डिटरमिनेंट। मैंने एडिशन के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई है, ऐसा मत कर देना इसको a + b लिख दिया। क्लियर है? सिर्फ प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग होगा, सिर्फ प्रोडक्ट में। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनवर्स, लेकिन इनवर्स के पहले एक बार एडजॉइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है मान लो, चलो 3x3 के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, कुछ चीजें आपको निकालनी है। सबसे पहले तो एक तो इसका एडजॉइन निकालना। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। फिर इसके ए, इस मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करके निकालो, कितना आएगा। थर्ड, कल करवा दिया था ना, वापिस करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। फोर्थ, निकालो ये सारी चीजें। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन निकालो। एडजॉइन एक बार आना चाहिए, क्योंकि इनवर्स में वापस एडजॉइन का यूज होता है। अगर कर लिया था तो एक बार जल्दी करो और देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं आता है। एग्जैक्ट एक्यूरेट आना चाहिए, एक भी डेटा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, 2 का -2 भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सबका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। आया ना? आता है कि नहीं निकालना? यस सर। निकालो Yes, sir. निकालो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एडजॉइन निकालो सबसे पहले। एडजॉइन कैसे निकालते हैं वैसे? सर कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना। बहुत बढ़िया, करो करो। कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज देना है, बहुत बढ़िया। सर ए का डिटर्मिनेंट -14 आ रहा है। ठीक है, सारे चारों पार्ट निकालो। कर लिया सॉल्व चारों पार्ट? सर 1 मिनट। यस सर। लास्ट में ठीक है, कर लो कोई दिक्कत यस सर, बस
चेक करो तो, मैंने कहीं एरर कर दिया हो तो। यस सर, ये सही आ रहा है। यस सर सही है। पक्का? ठीक है। यस सर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? सर 11 एडजॉइन आ गया मेरा, सेम है। 11 डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए 121 So 121. ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए 11 I. 11 I. 11 into I 011 0 0011। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes sir. ठीक है, तो ये तो अपन ने कल देखा भी था और आपने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया कि ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A multiply by I मल्टीप्लाई बाय आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, और एक और दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n-1 यहाँ पे n 3 है, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 और 11 का स्क्वायर यही आएगा। यस 120। यस सर। ये क्लैरिटी आ रही है? यस सेकंड वाली प्रॉपर्टी बताना सर। क्या हुआ? सर सेकंड वाली जो आपने अभी प्रॉपर्टी बताई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। कि अगर किसी एडजॉइन का डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एडजॉइन का डिटरमिनेंट अगर निकालना हो तो ए का डिटरमिनेंट निकाल के पावर क्या कर दोगे? n-1। क्लियर? जी सर, ओके समझ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ये वाली जो प्रॉपर्टी आप यहां से प्रूव कर, अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ये प्रूविंग बहुत है, इनकी बुक्स में गिवन रहती है, कभी आपको देखना हो तो देख लेना। जैसे इसको प्रूव करना है तो आप इधर दोनों तरफ डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको मेन रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत काम के। अब अच्छे समझना एक चीज, बचपन में आपने एक टर्म पढ़ा होगा इनवर्स में, हम जैसे इनवर्स अभी फंक्शंस में भी पढ़ा था हमने, कि कोई फंक्शन है एफ और जीएक्स मान लो उसका इनवर्स है, जीएक्स उसका क्या है? इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे log x है ना, और इसका इनवर्स क्या आएगा? e की पावर x है ना, याद है? log x का इनवर्स e की पावर x आता था। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो इनको मैं कंपोजिट फंक्शन बनाऊं, फॉग, तो f के अंदर अगर मैं g रखूं तो देखो क्या आएगा? f के अंदर आपको रखना e की पावर x, तो जहां जहां भी x f के अंदर x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा, है ना? आंसर कितना आ जाएगा? x। सही है? चलिए, कौन सा फंक्शन बताया आपने अभी? क्या हो गया? सर आपने कौन सा फंक्शन बताया आपने, किसमें कन्वर्ट करा थे? फॉग। क्या हो, क्या दिक्कत आ रही? देखो दो फंक्शन लिए मैंने, एक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। यस जी सर। बस उसका कंपोजिट लिया मैंने, क्या ज्यादा कुछ थोड़ी किया यहाँ पे। कंपोजिट तो लेने आते ही ना, फॉग कैसे निकालते हैं? एफ के अंदर जी रखना है, इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या? नो सर। नो सर, नो, समझ एफ के गया अंदर सर। जी रखा ना, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एफ के अंदर जी रखो और आपका आंसर कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो नो सर। सर, नो। आप यहाँ पे गॉफ निकालते, जी के अंदर एफ एक्स रखते, अगर जी के अंदर एफ एक्स मतलब जी के अंदर अगर आप लॉग एक्स रखते हैं तो भी उसका आंसर क्या आता है? एक्स आता है, तो भी उसका आंसर क्या आता है? एक्स। तो ये हमने वहां पे फंक्शन में देखा था, बस रिकॉल करवा रहा था मैं आपको उसका। जैसे यहाँ पे कि अगर फंक्शन के केस में फंक्शन और उसकी इनवर्स को अगर एक साथ रखते हैं तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी फंक्शन एक्स के बराबर। वाई इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन के केस में हमने देखा था, फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स हम रखते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है।
बचपन में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके नाम सुना है? यस सर। सर को समझ में ही नहीं आ रहा। सर वन। क्लास 6-7 में आपने एक नाम सुना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस सर। जैसे अगर मैं पूछता हूँ भाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? सर वन। 1/5। अब यहाँ पे भी इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है 5/5 है ना। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? बचपन में कभी सुना होगा कि भाई अगर दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा 1। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर भाई। ठीक है, तो भाई छोटी छोटी चीजें थी। इसका मैं रिलेट अब इनवर्स के साथ करना चाहता था, इसलिए चाहता तो इनवर्स डायरेक्टली पढ़ा देता, भाई ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो इनवर्स का मतलब। लेकिन मैं जानबूझ के रिलेट कर रहा हूँ कि वो जो पहले चीजें आपने पढ़ी थी, जैसे ये क्लास 6-7 में पढ़ा था कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5। तो इनवर्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। यस सर। नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आता है? 1 आता है। 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आता है। सेम यहाँ पे भी फंक्शन को इसकी क्या हो गया? अरे बोलो क्या हुआ? कुछ डाउट है? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएगा। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। सर लॉग वाला बता दीजिए सर, वो बताना लॉग वाला। उसको भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, कोई बात नहीं। अभी वो फंक्शन का डिटेल है, वो फंक्शन का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता मैं अभी। अब मैट्रिक्स पे ध्यान। हाँ, ए मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, let B be the inverse of that. B be the inverse of A. तो B मैट्रिक्स मान लो A मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो अगर इनवर्स है तो इनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि इन दोनों का अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, बस ये याद कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रूफ भी देख लेना कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा? आई के बराबर। बराबर आएगा आई के बराबर। तो अगर ए इज द इनवर्स ऑफ बी या बी इज द इनवर्स ऑफ ए, उनके मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आई के बराबर। आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दोनों से आंसर कितना आएगा? आई के बराबर। आई। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर ये आ रहा है इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। मतलब ए इनवर्स अगर निकालेंगे तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा? बी के बराबर, क्योंकि ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स कौन होगा? ए। अगर एक बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है तो पहली चीज उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। और अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मतलब वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। तो ए का इनवर्स अगर आप निकालोगे, ए इनवर्स इस तरह से, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। जैसे ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते थे? ए ट्रांसपोज से। इनवर्स कैसे डिनोट करते हो? ए इनवर्स से। क्लियर है? यस यस सर। ए इनवर्स की वैल्यू बी के बराबर आएगी, बी इनवर्स की वैल्यू ए के बराबर आएगी। क्लियर है? यस सर। देखो यही है स्क्वायर मैट्रिक्स बी इस और एक कोई मैट्रिक्स है ए, एक दूसरे के अगर इनवर्स है तो ए इंटू बी, बी इंटू ए आई के बराबर होगा। और ये इनवर्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ए की पावर -1। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो अभी। नो सर। धन्यवाद। अब इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल टू, इनवर्स कैसे निकाला है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइन ऑफ ए। अब देखो सुनो ना ध्यान से, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मैं 2-3 बार समझाऊंगा, अभी जल्दबाजी में पूछना मत, नहीं समझ में, पहले सुनना ध्यान से। ठीक है, पहले से मतलब ये दिमाग में मत डालना कि नहीं समझ में, पहले पूरी बात खत्म हो देना, उसके बाद डाउट पूछना। होता क्या, मैं एक लाइन बोलता हूँ फिर आप डायरेक्टली बोलते सर समझ में नहीं, पूरा लाइन कंप्लीट होने देना। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो कुछ मत नहीं सकते। क्या हो गया आपको? बोलो क्या दिक्कत है? अरे किसी ने कुछ बोला तो पूरी बात कंप्लीट करो ना सर, बीच अधूरा स्टेटमेंट क्यों छोड़ देते हो? सर वो कह रहे थे आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मेरी? सर क्लियर आ रही है हमें तो। सर आ रही है। सर टाइम
ठीक है, सर अच्छे से नहीं आ रही है। अब अच्छे से नहीं आ रही तो क्या करो, रुको। हम बच्चे बोले जा रहे। अभी आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। यस सर सही आ रही है। पढ़ो आगे कि कल अगली क्लास में पढ़ना है? नो सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। आगे पढ़ाओ। सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो। सर पढ़ा दो। सुनना ध्यान से। अभी अपन ने देखा भाई कोई मैट्रिक्स से ए और बी और उसका इनवर्स है तो ए इंटू बी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। पहली चीज, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? उसका एडजॉइन निकालो आप पहले। एडजॉइन निकाल के, एडजॉइन कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा। ये एडजॉइन, किसी का एडजॉइन मतलब ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। किसी का भी अपन एडजॉइन निकालते हैं तो क्या आता है? एक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। उस एडजॉइन ऑफ ए को उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। ये कैसा है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ध्यान रखो ए इनवर्स की वैल्यू, इनवर्स ये एक मैट्रिक्स है। इनवर्स क्या है? एक मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको? एडजॉइन निकालो। एडजॉइन निकाल के उसके डिटरमिनेंट से क्या कर दो? डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो मैथमेटिक्स में हमें पता भी कोई भी चीज डिनोमिनेटर की कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो, है ना? डिनोमिनेटर में कोई जीरो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही सिंपल बोला गया है कि किसी का भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये एग्जिस्ट कब करेगा? इसकी वैल्यू फाइनाइट कब आएगा? जब ये डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो। नॉन जीरो डिटरमिनेंट वाले को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन क्या लिखी गई है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट या फिर इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। पहली चीज अभी सुनना ध्यान से। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है कि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहली चीज। एक पेज कम गया, एक मिनट पेज ऐड कर दूं। अपन ने अभी एडजॉइन पढ़ते टाइम एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटू किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या आंसर आता है? सर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं? ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करना। अगर आगे से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी आगे से मल्टीप्लाई होगा, पीछे से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी पीछे से मल्टीप्लाई होगा। देखो तो मेरे पास जो गिवन डेटा था ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, दोनों तरफ में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है? ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखना, एक सेकंड ना, गेट तो लगाया करो यार। अब अभी मुझे बताओ, एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आई। यस सर। है ना? एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? आई। तो आई इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू, अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल लो, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आया? यस जी सर।
अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वन जैसे काम करता है। किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वापस वही आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ वन जैसे काम करता है ना, जैसे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने में वो खुद आ जाता है। I इंटू ए बराबर ए, आई इंटू बी बराबर बी, है ना? यस सर। ये आ जाएगा। आई को एडजॉइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो तो वापस एडजॉइन ऑफ ए आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आई को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा, है ना? यस सर। अब ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो मेरे पास फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। यही फॉर्मूला था। यस जी सर। ये फॉर्मूला था, ये आपका डेरिवेशन था। इसका डेरिवेशन कराया कि ये जो प्रॉपर्टी हमने पहले देखी थी कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ इंटू ए इंटू आई आता है। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे मेरा फाइनल जो रिलेशन आया वो ये आया कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्लियर है? यस सर। देखो, कभी भी अगर एग्जाम में बुक में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी में, वो पूछेंगे भाई इसका इनवर्स निकालो, तो सबसे पहले ये देख लेना उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो। यानी कि डायरेक्ट इनवर्स निकालने बैठ जाओ। सबसे पहले देखना भाई डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो अगली लाइन में लिख देना कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि आप इनवर्स निकालने बैठ जाओ। क्लियर है? यस सर। जैसे फंक्शंस में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकल सकता है? जब फंक्शन कैसा होना चाहिए? इनवर्स एग्जिस्ट ओनली 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, है ना? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव अगर बाइजेक्टिव होगा तो ही उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, हमने पहले पढ़ा था। यस यहाँ पे भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो। अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो ही उसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स निकाल नहीं सकते। ये आपको बात एकदम दिमाग में याद रखना। क्लियर है? यस सर। सर एक बार वो डेरिवेशन वाली स्लाइड दिखाना। हाँ, डाउट है कुछ? यस सर, इसमें तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड ए है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड नीचे भेज देंगे तो आई डिवाइडेड बाय ऑलरेडी ए इनवर्स बन जाएगा और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए को उधर कर देंगे। हमारी बात, क्या कभी मैंने आपको दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना सिखाया है? नो सर। क्या आप दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर नो सर। नहीं, नो सर। क्या आप उधर भेज दो डिवाइड में? ये नहीं करना है, क्योंकि आप कभी भी दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैंने चाहता तो भेज सकता था, लेकिन अपन ने क्या करा भाई, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, अपने आप ए इनवर्स इनटू ए क्या हो गया? आई हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, अपन ऐसा नहीं करेंगे उसको उधर भेज देंगे तो ये उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा, नहीं। वो चीज वो बोलने में भले आंसर आ जाएगा, लेकिन बोलने में थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। ये मैट्रिक्स ए, फाइंड ए इनवर्स, निकालो सब। क्या निकालना? डिटरमिनेंट सर माइनस का 3/2, माइनस का 4, प्लस का 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, माइनस। आप एडजॉइन निकालोगे? यस सर। यस सर। C11 का कोफैक्टर, तो उसको छिपा दो। 3 -8 -1 2 -8 साइन चेंज हो जाएगा। -1। ये एडजॉइन आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब ए इनवर्स आ जाएगा क्या? यस सर। तो जगह -1 अपॉन माइनस
4 3 -8 -1 -1 2 क्लियर है? अब चाहो तो Yes, 1/2 sir. करके बेच आंसर आगे बात समझ में? सर माइनस Yes. 2 और सर -1 होगा ना सर? और 1/2 और 1 -1 क्या हो गया? सर C21 -1 आएगा ना? C21 -1 आएगा ना? कहाँ पे -1? आंसर ओके सर, समझिए। क्या कर सर अंदर मल्टीप्लाई करने में 3/2 4 2 -4 हो जाएगा। अरे तो तुम सब कर लोगे ना, अब ये भी करवाओगे मुझसे। -3/2 सर कर लेंगे। 1/2 और -1 हो जाएगा सर, हो जाएगा। धन्यवाद। निकालो इसका इनवर्स। सर नहीं निकलेगा। सर 0 नहीं होगा सर। सर नॉट पॉसिबल। 0 नहीं बोलोगे? डज नहीं नॉट होगा सर, नॉट पॉसिबल। Does not exist. सिंस डिटरमिनेंट 0 है, आंसर क्या आएगा? ए इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट। क्लियर है? Yes. अब वापस वही सिंपल बेसिक लॉजिक, इनवर्स जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे वापस मैट्रिक्स आ जाता है, इनवर्स का वापस इनवर्स निकालोगे तो वापस ए आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्लियर? याद रखना आसान है। यस सर। Yes, Yes. ठीक है, अभी मैंने बताया था किसी भी इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? yes, sir. यस सर। Yes. तो कभी भी इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछे तो डायरेक्ट इनवर्स निकाल के भी डिटरमिनेंट मत निकालना, फटाक से ए का डिटरमिनेंट निकालना, रेसिप्रोकल कर देना। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगेन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज और इनवर्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स है, ये वैल्यू निकालो, या ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज लो, दोनों की बात क्या है? सेम है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर है? यस Yes. Yes. ताने याद रखना। प्रोडक्ट जैसे वहां पे ट्रांसपोज में प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता था, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज सर एक बार ट्रांसपोज वाला सॉरी सर एक बार ट्रांसपोज वाला दिखा दो। ट्रांसपोज का कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज में और इनवर्स में उल्टा कर सकते हो आप, मतलब ट्रांसपोज अंदर ले सकते हो, इनवर्स बाहर ले सकते हो। ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स या ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके सर। ठीक है, ट्रांसपोज और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? Yes, sir. आप लोग कंसंट्रेट होकर बैठो। जो मैंने प्रोडक्ट में सिखाया था ट्रांसपोज के केस में कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज जब हम निकालते तो वहां पे आंसर क्या आया था? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में रिवर्स हो जाता ऑर्डर, सेम काम यहाँ पे भी। ए बी का होल इनवर्स अगर निकालना है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मान लो 3 नंबर भी हुए, उसका होल इनवर्स निकालना तो सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। B inverse, A inverse. क्लियर हो गया? Yes. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. चलो आज इतना ही रखते हैं। अब मैंने जितना पढ़ा दिया है ना आप लोगों को नोट्स में, अभी नोट्स जो भी जहां तक भी मैंने पढ़ा दिया है, सबसे पहले तो होमवर्क में आप अपने एंड से एनसीईआरटी में जो जो भी पोर्शन है वो देख लेना, और मॉड्यूल में भी जितना जितना पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है, एडजॉइन वगैरह ये सारी चीजें, ये सारा देख लेना। Yes. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर। ठीक है? Yes, sir. सारा देख, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो जो भी मैंने सिखाया सारी प्रॉपर्टी फॉर्मूला एक शीट बना लेना, एक कागज पे इसकी एक फॉर्मूला शीट बना लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको याद रख के आना। नेक्स्ट क्लास में जब मैं जेई के अच्छे अच्छे पीवाईक्यू करूंगा, आप सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके सर। Okay, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।